इज प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। तो डायरेक्ट टैक्स के अंदर ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A करके चैप्टर्स हैं, इसके अंदर कौन कौन से डिडक्शन हैं और वो क्यों दिए जाते हैं वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ये डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A क्यों है, इसका ऑलरेडी एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर दे दिया गया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि लॉजिकली कि ये डिडक्शन दिया क्यों जाता है और कहाँ दिया जाता है। हम लोग इस वीडियो में सिर्फ ये देखने वाले हैं कि कौन कौन से डिडक्शन है जो एप्लीकेबल है TY BCom, TY BMS और SY BAF के लिए, और सेम डिडक्शन अगर कोई कोर्स और दूसरे कोर्स के लिए एप्लीकेबल है तो वहाँ उसको कैसे याद रखना है लॉजिकली और उसके क्या क्या लिमिट्स हैं। तो एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। ये डिडक्शन जो होता है चैप्टर 6 से, कोई भी बंदा हो जैसे मिस्टर A है, वो अपने प्रीवियस ईयर के अंदर जो भी इनकम कमाता है वो इनकम में से वो एक्सपेंस माइनस करता है रिस्पेक्टिव, और फिर जाके उसको प्रॉफिट होता है कि नहीं होता है। वो प्रॉफिट के अंदर से कुछ पर्सनल 95% पर्सनल आपके एक्सपेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स जो होते हैं वो हम लोग माइनस करते हैं, जो चैप्टर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में दिया है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जो भी इनकम वो कमाएगा वो इनकम को पहले वो निकाल लेगा, उसका जो भी एक्चुअल नेट इनकम होगा, नेट प्रॉफिट होगा, उसमें से ये डिडक्शन माइनस होंगे। तो TY BCom लेवल पे कौन कौन से डिडक्शन है, तो पहला 80C है, सेकेंड 80CCC, 80D, डबल D, UE है, U है, TTA है, TTB है, 8 डिडक्शंस है। तो हम लोग एक एक करके डिडक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट जो डिडक्शन आज देखने वाले हैं दैट इज़ 80C। तो 80C के अंदर क्या है, तो 80C के अंदर डिडक्शन बोला है कि डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड एसेट्स। ठीक है, आप डिडक्शन लो अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है स्पेसिफाइड एसेट के अंदर, और अमाउंट लिमिट कितना है 1.5 लाख टू इंडिविजुअल एंड HUF। मतलब ये किसी बंदे को ही एप्लीकेबल है, या अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो उसको एप्लीकेबल है, कंपनी को एप्लीकेबल नहीं होगा, फर्म को एप्लीकेबल नहीं होगा। और इसका अमाउंट लिमिट कितना है 1.5 लाख है। इसका ये मतलब होता है अगर आपने इन्वेस्टमेंट 1,60,000 का किया, कितने का किया, 1,60,000 का किया, ठीक है, 1,60,000 का आपने इन्वेस्टमेंट किया तो आपको डिडक्शन सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख का ही मिलेगा। आ रही बात समझ में। तो ओवरऑल लिमिट कितना है 80C का, वो है 1,50,000। तो ये जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो जब आप अपनी पूरी इनकम निकाल लोगे, राइट। मैं फिर भी बता देता हूँ, आपके 5 हेड्स ऑफ इनकम है। पहली इनकम आपकी सैलरी है, फिर आपकी बिजनेस प्रोफेशन है, फिर आपका हाउस प्रॉपर्टी है, फिर कैपिटल गेन है, फिर अदर सोर्स है। इन सबको मिलाएंगे तो आपको ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा। ठीक है, ग्रॉस टोटल इनकम मिलेगा तो इधर से माइनस होता है डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 से। आ रही है बात समझ में। तो पहले सैलरी निकाल लो, नेट सैलरी निकाल लो, फिर बिजनेस निकाल लो, नेट बिजनेस इनकम निकाल लो, फिर हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, नेट बिजनेस हाउस प्रॉपर्टी निकाल लो, फिर कैपिटल गेन निकालो, फिर अदर सोर्स निकालो, उसके बाद ये डिडक्शन लो। तो ये डिडक्शन ये सब कैलकुलेशन के बाद आता है। आ रही है बात समझ में। अब कहाँ कहाँ इनका डिडक्शन मिलेगा, तो पहला बोला इन्वेस्टमेंट करो, तो कहाँ करो, तो ऐसे 25 नाम है। देखो यहाँ पे दार है, छोटा छोटा रहेगा, आपको थोड़ा ब्लर भी दिखेगा, लेकिन आप हाई क्वालिटी पे देखेंगे तो आपको दिखेगा। पहला है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, फिर उसी से रिलेटेड है LIC म्यूचुअल फंड का, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, एन्युटी प्लान ऑफ LIC, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड और UTI, पेंशन फंड सेटअप बाय म्यूचुअल फंड एंड UTI, सर्टेन यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, फिर डेफर्ड एन्युटी, प्रोविडेंट फंड्स, सुपर एनुएशन फंड, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, फिर नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, नेशनल हाउसिंग बैंक, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट, 5 ईयर पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट स्कीम, फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, ट्यूशन फीस, इक्विटी शेयर्स, बॉन्ड्स बाय नाबार्ड, एडिशनल अकाउंट अंडर NPS। बोले सर आपने तो रीड कर दिया, ये तो हम लोग भी कर सकते, लेकिन याद कैसे करना है। तो याद करने का मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, 80C को कैसे याद रखना है। तो 80C के ये सब इन चीज़ों में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो 1.5 लाख तक आप पूरा अपनी इनकम में से वो डिडक्शन माइनस कर सकते हो। लेकिन अब इसको याद कैसे करना है, तो मैं आपको बता दूँ एक सिंपल सा लॉजिक। ये ईयर याद रखो 1971 आपको नहीं पता, हम भी नहीं पैदा हुए, आप भी नहीं पैदा हुए होंगे। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का है ना वॉर हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का वॉर। अब आपको पता है ना वॉर हुआ है
तो बहुत लोगों की जानें गई होंगी, है ना। जानें गई हैं तो वो सब का बर्डन किस पे आता है, गवर्नमेंट पे आता है कि नहीं आता है। तो 1971 के अंदर जो इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ उससे बहुत लोगों की जान गई। अब उनको मतलब कॉम्पनसेशन देने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बर्डन आ गया। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई मतलब ये सब जितना भी मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ ये नोशनल है, मतलब काल्पनिक है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, सिर्फ याद रखने का आपको ट्रिक बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई हमने देखो एक इंश्योरेंस प्लान स्टार्ट किया है 1970 के हिसाब से, आप उसमें कंट्रीब्यूशन करो तो आप अपनी इनकम में से उतना इनकम माइनस कर सकते हो और आपको उसका बेनिफिट भी मिल जाएगा। तो 1971 के इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करो। इंश्योरेंस प्लान में नहीं इन्वेस्ट कर सकते हो तो LIC म्यूचुअल फंड के इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करो। नहीं कर सकते उसमें तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो। नहीं कर सकते हो तो LIC का कोई एन्युटी प्लान है उसमें कर लो। नहीं कर सकते हो तो म्यूचुअल फंड और UTI कर लो। अगर वो भी नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड और पेंशन फंड सेटअप बाई UTI कर लो या अदर यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड कर लो। तो आपको कैसे याद रखना है कि 1971 में झगड़ा हुआ था, वॉर हुआ था जिससे लोगों की जानें गई थी। तो अपनी जान का कॉम्पनसेशन लेने के लिए गवर्नमेंट ने बोला कि आप इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करो, जिससे क्या होगा अगर आपकी जान भी चली जाएगी तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो 1971 इंश्योरेंस प्लान, सब देखो इंश्योरेंस से ही है। तो इंश्योरेंस प्लान 1971 LIC का देखो ये सब इंश्योरेंस ही दिया है। फिर म्यूचुअल फंड्स ऑफ UTI, फिर पेंशन फंड, ये याद रखना म्यूचुअल फंड और UTI ने जो सेटअप किया है। तो इतना तो याद हो गया है ना। तो 1971 में जो वॉर हुआ था उससे लाइफ को बेनिफिट हो, लाइफ जिसकी भी सेक्रीफाइस हुई है उससे बेनिफिट हो, इससे हम लोग ने क्या किया, गवर्नमेंट ने इंश्योरेंस प्लान सेटअप किया। उसमें अगर इन्वेस्ट करोगे तो 1.5 लाख तक माइनस हो जाएगा। फिर इसको देखा देख क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला यार लोग इसमें तो बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक काम करते कुछ और एडिशनल चीज़ें इंट्रोड्यूस कर देते। तो क्या किया, प्रोविडेंट फंड इंट्रोड्यूस कर दिया। फंड आया तो सुपर एनुएशन फंड इंट्रोड्यूस कर दिया। सुकन्या समृद्धि अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस कर दिया। तो बोले जब लोग इसमें पैसा लगा रहे हैं तो हम उनको इंटरेस्ट के तौर पे और बेनिफिट देना चाहते हैं, तो हम लोग फंड सेटअप कर लिए। तो इसमें याद रखना मेन है ये प्रोविडेंट फंड, और यहाँ पे मेन जो है ना वो ये है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और ये वाला म्यूचुअल फंड और सब्सक्रिप्शन UTI का सब्सक्रिप्शन। आ रही है बात समझ में, अब थोड़ा थोड़ा याद रहेगा। तो बात कहाँ से स्टार्ट हुई थी, वॉर से स्टार्ट हुई थी। तो वॉर में बेनिफिट मिले इसलिए इंश्योरेंस प्लान लो 1971 का, नहीं तो LIC म्यूचुअल फंड का इंश्योरेंस प्लान ले लो या सिंपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लो, या तो फिर म्यूचुअल फंड में डालो या उसके पेंशन फंड में डालो, राइट। तो म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं और उसके पेंशन फंड में भी। इसका देखा देख गवर्नमेंट ने क्या किया, प्रोविडेंट फंड स्टार्ट किया, सुपर एनुएशन और समृद्धि अकाउंट। अब इन दोनों को देख के गवर्नमेंट को लगा यार जनता के पास बहुत पैसा है, एक काम करते। और अब 1970 वॉर में लोगों की जान के साथ साथ घर भी गया, घर भी जलाए गए। तो घर को सेटअप करने के लिए, घर का बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, नेशनल हाउसिंग बैंक में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया तो हम लोग 1.5 लाख तक आपको आपकी इनकम में से डिडक्शन का ऑप्शन दे देंगे। या आप नया घर ले लो, उसका हाउसिंग लोन अगर चुकाओगे तो वो भी हम लोग 1.5 लाख के अंदर उसको माइनस करने की अनुमति देंगे। आ रही है बात समझ में। और एक और चीज़ दे दी उन्होंने, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट की। भाई अब भरोसा नहीं लाइफ में क्या होने वाला है, कभी भी वॉर हो जाता है, कभी भी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो अपने आप को सेव करो और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, इसमें इन्वेस्टमेंट करो। आ रही बात समझ में। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था, 1971 के वॉर से स्टार्ट हुआ था। तो लोगों की जानों को कॉम्पनसेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या बोला, इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस प्लान में इन्वेस्ट करो। नहीं कर सकते LIC के प्लान में इन्वेस्ट करो, नहीं कर सकते तो म्यूचुअल फंड और UTI में डालो, नहीं कर सकते पेंशन फंड में डालो। इसको देखा देख गवर्नमेंट ने और उनको ऑप्शन दे दिया प्रोविडेंट फंड का, सुपर एनुएशन, समृद्धि अकाउंट का। फिर बोला यार इनके घर बार भी बर्बाद हो गए तो घर के लिए उन्होंने नेशनल हाउसिंग बैंक में भी अगर कंट्रीब्यूशन किया तो डिडक्शन मिल जाएगा। नया घर लिया है उसका हाउसिंग लोन पे कर रहे हो, स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 1.5 लाख तक का डिडक्शन मिल जाएगा। आई बात समझ में। अब इन सबको देख देख के गवर्नमेंट को लगा यार और स्कीम देनी चाहिए, लोगों के पास पैसा बहुत है, एक काम करते हैं 5 ईयर का टर्म डिपॉजिट दे देते हैं, 5 ईयर का पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट दे देते हैं, सीनियर सिटीजन के नाम पे लोगों को एड़ा बनाते हैं और सीनियर सिटीजन सेविंग के स्कीम में डिपॉजिट करने की कोशिश करवाते हैं। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड यूज़ करूँ या कुछ ऐसे मतलब बोलूँ वो सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग में वो फिट हो जाए,
इसके लिए बोला गया है। अदरवाइज यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल दिए वो सब काल्पनिक हैं, उनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। आ रही बात समझ में? यस और नो? अब देखो 1971 में वॉर हुआ था, लोगों की जानें गई, लोगों के घर बार लुट गए, तो गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया लाइफ इंश्योरेंस का, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया फंड्स में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया घर में इन्वेस्ट करो, गवर्नमेंट ने ऑप्शन दे दिया कि भाई आप फिक्स डिपॉजिट या पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट में इन्वेस्ट करो। और फिर इसके साथ साथ जो आपके बच्चे हैं उनके साथ ऐसा ना हो तो उनको पढ़ाई करवाने के लिए आप कंपल्शन करो। तो ट्यूशन फीस में भी अगर आपने पैसा लगाया है तो आप 1,50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है, अभी मार्केट बूम कर रहा है तो शेयर्स और डिवेंचर में भी इन्वेस्ट करो, नाबार्ड के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करो जहाँ पे फिक्स्ड इनकम मिलती है, और एनपीएस है उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये 22-23 नाम है, मैंने थोड़ा कट शॉर्ट भी किया है, इस तरीके से याद रखो। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था? 1971, लोगों की जाने गई तो लाइफ इंश्योरेंस ले लो, लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ गवर्नमेंट को लगा यार और भी उनको बेनिफिट मिलना चाहिए, तो प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन, समृद्धि अकाउंट दे दो। घर बार डूब गए थे तो घर बार के लिए हाउसिंग लोन की फैसिलिटी दे दो, सेविंग सर्टिफिकेट की फैसिलिटी, और नेशनल हाउसिंग बैंक में डिपॉजिट किया तो उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर बोले कि जब इतना पैसा आप डाल रहे हो तो एक टाइम के लिए 5 साल के लिए आप टर्म डिपॉजिट कर दो या पोस्ट ऑफिस में डिपॉजिट कर दो, या अपने माँ बाप जो सीनियर सिटीज़न की एज पे पहुँच गए उनके नाम पे डिपॉजिट कर दो, पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। फिर ट्यूशन फीस है, 2 बच्चों का मैक्सिमम है, बच्चों को पढ़ाओ, शेयर्स और बॉन्ड्स में, डिबेंचर में इन्वेस्ट करो, नाबार्ड के बॉन्ड में इन्वेस्ट करो, तो आपको पूरा डिडक्शन मिलेगा। तो ये कुछ नाम है, मैंने ट्राई किया है कि आपको ये समझ में आए और याद रहे। समझना इसमें कुछ नहीं है, तो सिर्फ नाम है, आपको याद रखना है। तो मैंने ट्रिक बताया थोड़ा छोटा सा, अगर आपको पसंद आए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इसको 1-2 बार आप गो थ्रू करेंगे तो पूरा का पूरा लिस्ट आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, ठीक है। तो आप गो थ्रू करो, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।